जी। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? एक बार मैं पूछता हूँ आपसे, आप बताइएगा ये हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस नाम का टॉपिक पढ़ा है हमने। आवाज आ रही है मेरी, रेहान? सर 1 मिनट देंगे, वो मेरी दूसरे बुक में 1 मिनट। नाम सुन के पता लग रहा होगा। इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है कभी? हाँ, पढ़ा है। ठीक है। सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। एनी ये पढ़ा पॉइंट है? ई जी। हाँ, पढ़ा है। ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। जी। पहले तो आपने पढ़ा होगा पॉइंट, दो पॉइंट चार्ज की वजह से। हाँ। टू पॉइंट चार्जेस। उसके बाद पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है। ये टू पॉइंट जी। चार्ज के लिए जो पढ़ते हैं यहीं पर एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, डाइपोल। डाइपोल का पढ़ा है? जी, डाइपोल मोमेंट ना। नाम सुना है डाइपोल का इस चैप्टर में? हाँ, पढ़ा है। ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने तीन तरीके से पढ़ा होगा। एक एक्सियल, और दूसरा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, और एक पढ़ा होगा किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट पर। पढ़ा है? जी। उसके अलावा सर एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़ा, कोऑर्डिनेट का पता नहीं। पढ़ा है मुझे आगे। याद है। ओके। पढ़ा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पढ़िए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है। जी। ठीक है। उसके बाद सेवन टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ये मैंने आपको पढ़ाई थी, पोटेंशियल एनर्जी वर्क के साथ पढ़ाई थी। अगर याद नहीं है तो उसका फार्मूला बताता हूँ। जो फार्मूला आया था यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q0 अपॉन आर। वन ओके से टू ओके। या वन से जीरो ऐसे करके एक फॉर्मूला आया हो। जी। उसके बाद एक आपका मेन टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ाई। जी। E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr बताया था मैंने आपको। हाँ हाँ, ओके ओके। ठीक है। उसी के साथ इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में आपने पढ़ा होगा कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। जी। और सेमाई सेमाई कंडक्टर भी। सेमीकंडक्टर। फिर हम जो पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स व्हेन दे प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बनाकर, उसके बीच में आपने कोई कंडक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। याद है। जी। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हाँ। फिर उसके बाद जो हमने कल की क्लास में पढ़ा है हम उससे आगे बात करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ये हेडिंग थी ऑफ ए कंडक्टर। तो इसमें हमने पढ़ा गया था, इसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में से आप जितना चार्ज देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के। तो जो आपका क्यू होगा वो बराबर हो जाएगा सी इंटू वी। ठीक है। जी सर। याद है। हाँ जी। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आप लिखिएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन वी आर यूजिंग फॉर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का क्या मतलब होगा यहाँ से। देखिए 1 वोल्ट का मतलब होता है जो आपकी वी की वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू अपॉन सी के। और अगर मैं कह दूं कि जितना चार्ज इसमें से गया है वो सी के बराबर है तो जो आपका पोटेंशियल आएगा इस केस में वो कितना आएगा 1 वोल्ट। और इसका एक रिवर्स डेफिनेशन भी है, वो है ये कि व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल इज गिवन टू द कैपेसिटिव सर्किट। अगर आप किसी कैपेसिटिव सर्किट को 1 वोल्ट पोटेंशियल देंगे देन द चार्ज stored is equivalent to the capacitor या कैपेसिटेंस। ठीक है ना। जी तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। लिख रहे हैं साथ के साथ क्या। सर, मैं भी लिख रहा हूँ।
लिख लीजिए तो मुझे बताइएगा, ठीक है? 1 वोल्ट हेडिंग डालकर उसके बारे में लिख लीजिए। जी। ठीक है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं। पेन लैग कर रहा है? नहीं। ठीक है। कल हमने पढ़ा था डिपेंडेंसी के बारे में, तो मैंने किस किस पर डिपेंडेंसी लिखाई थी इसकी? C depends on the shape and size, or it also depends on the nature of the material. एक तो हमने लिखाई थी कि जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द कंडक्टर पे या शेप ऑफ द कंडक्टर। जी। साइज ऑफ द कंडक्टर। सेकंड नंबर पे मैंने लिखाया था नेचर ऑफ द मटेरियल। और भी कुछ लिखाया था? नहीं, बस यही था। एक इंडिपेंडेंसी लिखाई थी। अभी थर्ड लिखिएगा आप, एक और चीज ऐड कर लीजिएगा उसमें, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबर। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबर। उसके बगल में जो कंडक्टर रखा हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लिख लिया? जी। बेसिकली जो यूनिट होती है इसकी रेजिस्टेंस की, आपने लिखा Q इज इक्वल टू सी वी। जो C होगा वो बराबर होगा Q अपॉन V के। और Q की यूनिट होती है कूलम, और वोल्टेज की होती है वोल्ट। तो आपके कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बनेगी? कूलम पर वोल्ट। लेकिन ये जो कूलम पर वोल्ट होता है ये बराबर होता है फराड के। FARAD, फराड। कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो होती है फराड। तो एक पॉइंट लिखिएगा इसी में, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फराड। सॉरी, फराड लिखिएगा सिर्फ। अब ये जो फराड होता है इसके लिए लिख लीजिएगा 1 फराड इज इक्वल टू होता है 1 कूलम चार्ज। अगर 1 वोल्ट से पास कराया तो जो कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो 1 फराड होगी। ठीक है? जी। तो जब ये लाइन लिख लें तो उसके बाद हेडिंग डालिएगा 1 फराड क्या होता है। जी, लिख लिया। 1 फराड के बारे में लिखिएगा। 1 फराड इज डिफाइंड एज, 1 farad is defined as, if we given 1 coulomb of charge, if we given 1 coulomb of charge
एनी कंडक्टर and its potential is increased by 1 volt, and its potential is increased by 1 volt. Its potential is increased by 1 volt. Then the capacitance of this conductor will be 1 farad. Then the capacitance of this conductor will be 1 farad. मतलब अगर आप इस कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज देते हैं और 1 कूलम चार्ज देने से इसका जो पोटेंशियल था वो 1 वोल्ट से इंक्रीज कर जाता है। बेसिकली हम जो पोटेंशियल इसका इंक्रीज करते हैं वो कैसे करते हैं? बाय गिविंग चार्ज। तो कैसे होता है वो? Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो आपने जी 1 कूलम चार्ज दिया, 1 कूलम चार्ज इसके एक पोटेंशियल को इंक्रीज अगर कर रहा है, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर आपके कैपेसिटर की वैल्यू 1 फराड है, तो 1 फराड के केस में अगर आप 1 कूलम चार्ज देंगे तो वो पोटेंशियल को कितना इंक्रीज करेगा? 1 कूलम इंक्रीज करेगा। आ रही है बात समझ में? जी। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया था या पीछे जाऊं मैं? ये कर लिया था मैंने। अब एक सब एडेंड डालिएगा। डायमेंशन क्या होता है कैपेसिटर का? डायमेंशन की अगर बात की जाए तो कैपेसिटर आप लिखते हैं चार्ज अपॉन वोल्टेज। चार्ज को निकालने का तरीका होता है आप करंट इनटू टाइम करते हैं, और वोल्टेज निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लिखा लिखा होगा वर्क डन अपॉन चार्ज जो होता है वो होता है वोल्टेज। तो अभी इसको आई इंटू टी मत लिखिए, अभी आप इसको क्यू ही लिखिए। क्यू, और ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये क्यू क्यू से मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। फाइनली योर सी विल बी इक्विवेलेंट टू क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी एम्पेयर इंटू टाइम। इसकी पावर लेनी है 2। और वर्क डन क्या होता है? वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट होती है ML T-2, और डिस्प्लेसमेंट की होती है L। तो आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट होगा वो होगा ऊपर वाले के लिए AT का सर होल वैसे स्क्वायर। क्या ए एम्पियर? A एम्पेयर है जी। करंट का डायमेंशन ये होता है। और ये हो जाएगा ML2T-2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, M ऊपर जाकर बन जाएगा M-1। ये L स्क्वायर ऊपर आकर बन जाएगा L-2। T-2 है, ऊपर आकर एक T और है तो T की पावर हो जाएगी 4, और हो जाएगा एम्पेयर स्क्वायर। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। क्लियर है? जी सर। M-1 L-2 T4 A स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। नोट कर लिया? सर एक मिनट। ठीक है। जी अब एक नई हेडिंग डालिएगा आप।
बिल्कुल नई हेडिंग है ये, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ देखिए, एक एक टर्म अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। आइसोलेटेड स्फेरिकल और कंडक्टर, तो शेप कैसा है? स्फेरिकल। कंडक्टर होने की वजह से इसके ऊपर अगर कोई चार्ज आएगा तो वो उसकी सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पोटेंशियल इसका बाहर की तरफ जाता है, हायर से लोअर की तरफ सारे के सारे चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखने में कैसी निकलेगी आपको? ऐसे, ऐसे स्ट्रेट बनाइएगा आप। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले लिख लीजिएगा। लिखिएगा, कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कंसीडर एन आइसोलेटेड spherical conductor of radius कैपिटल आर। लिख लिया? इस पर जो चार्ज होगा, रेहान आवाज सुन रहे हैं मेरी आप? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आवाज नहीं सुन रहे आप? सर वो मेरा माइक बंद था। अच्छा अच्छा। कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस कितनी होगी? कैपिटल आर। द चार्ज कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है? क्यू। अब आपको ना रिलेशन सिंपली पता है। अगर मैं पूछूं कि इसका पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल आपको पता है कि इसका पोटेंशियल का वैल्यू आता है स्फेरिकल के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है अपॉन कितनी रेडियस है। आप यहाँ निकालो पोटेंशियल, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, सरफेस तक पैरेलल रहता है, और आपने इसको निकाला भी है। ऐसे करके इसका ग्राफ आता है, याद है? जी सर। तो आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो आई है 1/4 पाई क्यू अपॉन आर। यू ये आपका अपन आर। पोटेंशियल हो गया। ठीक है। जी। अभी आपने जो रूल पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में, जो रिलेशन पढ़ा था, वो रिलेशन क्या कहता है? द पोटेंशियल ऑफ द सर। सरफेस। ये आ गया आपका पोटेंशियल। हाँ। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। अब रूल ये कहता है कि जो Q होता है वो होता है C × V के। तो यहां से जो C आएगा वो आ जाएगा Q अपॉन V के।
अब आप वी की वैल्यू डाल दीजिए, ये हो जाएगा क्यू। वी की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये नीचे वाली सारी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, क्यू से क्यू कट जाएगा, वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यानी कि स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया, वो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आ रही है बात समझ में? जी जी। कैसे आया ये? अब सर यहाँ पर जो एक स्फेरिकल कंडक्टर है उस पर कितना चार्ज आप होल्ड करा सकते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है? बेसिकली वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ या तो एप्सिलॉन नॉट पर या आर पर। ना तो ये चेंज हो रहा ना ये चेंज हो रहा। अगर आपकी आर की वैल्यू कम बढ़ती करेंगे आप, तो आपका कैपेसिटर वेरी करेगा, अदरवाइज कैपेसिटर वेरी नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पर लिख लिया कैपेसिटर कैसे निकालते हैं स्फेरिकल कंडक्टर के केस में। तो आप लिखिएगा देयरफॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। यहाँ से आ जाएगा सी प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसी के बारे में लिखिएगा देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस। इस केस में जो आपने आर लिया है वो फिक्स्ड है, यानी कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट आर लोगे, मान लो कैपेसिटर ऐसा था या ऐसा था या ऐसा था, इसका मतलब जो आपकी आर की वैल्यू होगी वो ये और ये हो सकती है। इस केस में जो आपका आर होगा वो क्या करेगा, चेंज होगा, यानी कि वो वेरी करेगा। और अगर ये वेरी करेगा इसका मतलब आपके सी की वैल्यू भी चेंज होगी, वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ठीक है? तो ये आपका जी। एक वेरिएबल कैपेसिटेंस है, वेरिएबल कैपेसिटर। नोट करेंगे? सर कर लिया मैंने। पूरा कर लिया? ये वाला करना है, वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। हार्डली एक क्लास और चाहिए इसमें, एक में या जी। फिर मुश्किल से दो में हो जाएगा चैप्टर।